दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं लेकर आया हूँ उसको समझने के लिए आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। मूवी ऑलरेडी इतनी डिटेल से भरी हुई है कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 1.5x स्पीड पर देखना ताकि बेटर एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर और पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 1989 से, जहां आसमान में अचानक अजीब तरह के बादल छाए हुए होते हैं, जबकि टीवी पर मेटेओरोलॉजी डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ पूरे देश के लोगों को ये बताते हैं कि जर्मनी के उत्तर पूर्वी इलाके, खासकर बर्लिन में जोरदार बारिश होने वाली है, जिस वजह से काफी तेज हवाएं चलेंगी और ये तूफान करीब 72 घंटे तक रहेगा। इसके बाद सीन उसी एरिया के एक घर में निको नाम के एक लड़के पर शिफ्ट होता है और ये लड़का असल में यही न्यूज सुन रहा होता है। अब चूंकि ये 1989 का दौर था, तो टीवी देखने के लिए छत पर पुराने एंटीने लगे होते हैं। खैर, हम देखते हैं कि निको को म्यूजिक का बहुत शौक था, इसलिए आज वो अपने कैमरे को टीवी से कनेक्ट करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, जिस वजह से गिटार की आवाज सुनकर उसकी माँ उसे देखने आती है। असल में उसकी माँ की नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती है, तो वो निको को जल्दी से सोने को बोलकर कार से अपने काम पर निकल जाती है। अब इस बीच हमें उनके घर के बाहर एक कार में एक लेडी दिखती है जो काफी टेंशन में लग रही होती है, लेकिन तभी निको के पड़ोसी आपस में झगड़ने लगते हैं और उनके चिल्लाने की आवाज निको के रूम तक आने लगती है। ये सुनकर निको अपना गिटार छोड़कर सीधा उस तरफ चल पड़ता है, ये देखने के लिए कि आखिर बात क्या है। खैर, अब वो डरते हुए दरवाजा खोलकर उस घर के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि उसकी हिल्डा आंटी जमीन पर पड़ी हैं और उसके पेट से खून बह रहा है। अब निको उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही वो समझ जाता है कि वो मर चुकी है। इतने में निको की आवाज सुनकर हिल्डा का पति प्रीटो फौरन बाहर आता है और उसके हाथ में चाकू होता है, जिसे देखकर निको डर के मारे भागने लगता है। अब ये देखकर प्रीटो भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन इसी भागा दौड़ी के बीच निको एक कार के सामने आ जाता है और इस जबरदस्त टक्कर से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और ये देखकर प्रीटो भी शॉक्ड रह जाता है। अब निको को टकराते हुए उसका दोस्त एटर भी वहाँ पर भागते हुए आता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि निको इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद हिल्डा के पति प्रीटो को पुलिस पकड़ लेती है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद वक्त आता है पूरे 25 साल बाद का, जहां हम देखते हैं कि निको के उसी घर में एक नई फैमिली रहने आती है, जिसमें लिली रॉय, उसका पति डेविड और उनकी बेटी ग्लोरिया होती है। असल में इन्होंने ये घर खरीद लिया होता है और आज उनका इस घर में पहला दिन होता है, जिस वजह से घर में रिनोवेशन का काम चल रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं जो 25 साल पहले उस कार में बैठी परेशान सी दिख रही थी, जब निको की माँ अपने काम से जा रही थी। असल में ये कोई और नहीं बल्कि निको की उसी बेस्ट फ्रेंड एटर की माँ क्लारा होती है। खैर, निको तो बचपन में मर गया, लेकिन एटर बड़ा होकर एक पायलट बन चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि आसमान में आज घने बादल छाए होते हैं, जिसे देखकर क्लारा अपने बेटे एटर से कहती है कि ऐसे ही अजीब बादल और बिजली मैंने आज से 25 साल पहले देखे थे। इसी बीच हम टीवी न्यूज में एक रिपोर्टर को देखते हैं जो बता रहा होता है कि ऐसा तूफान इससे पहले 1989 में आया था, जिसमें बर्लिन की दीवार गिर गई थी और इस बार भी पिछली बार की तरह लोगों को 72 घंटे तक घरों में सुरक्षित रहना होगा। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि क्लारा के साथ उस रात जरूर कुछ हुआ था, जिसके बारे में सोचकर वो बार बार परेशान होती रहती है। अब एटर अपनी माँ को बाय बोलकर ड्यूटी पर जाने वाला होता है कि तभी उसकी मुलाकात लिली से होती है। लिली यानी वो लेडी जो अपने परिवार के साथ निको के घर में रहने आई है। दरअसल ये दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त होते हैं और अब पड़ोसी भी बन चुके होते हैं। इसी वजह से लिली उसे और उसकी माँ को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। इसके बाद वो अपनी नर्स की ड्यूटी करने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ वो एक मरीज को स्ट्रेचर पर ऑपरेशन रूम ले जा रही होती है, जिसकी आज ब्रेन सर्जरी होने वाली है। पर हम देखते हैं कि वो मरीज ऑपरेशन से परेशान होता है और उसे डर लग रहा होता है कि कहीं ये सर्जरी गलत ना हो जाए। खैर, अब ऑपरेशन निपटाकर लिली अपनी बेटी ग्लोरिया को स्कूल से पिक करने पहुंचती है, जहां वो देखती है कि ग्लोरिया ने पहले ही दिन एक ग्रेटा नाम की फ्रेंड बना ली है। इसी बीच वो ये देखती है कि ग्रेटा की माँ मिरांडा उसी स्कूल में टीचर है, जिस वजह से उन दोनों के बीच अब जान पहचान हो जाती है। इसके बाद वो घर लौट आते हैं और डेविड भी अपनी ड्यूटी से वापस आ चुका होता है। अब वो लाइब्रेरी के कलेक्शन के लिए कुछ किताबें छांट रहा होता है कि तभी उसे एक फोटो मिलता है, जिसमें वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जिसका उससे शादी से पहले ब्रेकअप हो गया था और फिर लिली डेविड की जिंदगी में आ गई थी। खैर, अब बाकी घर की छानबीन करते हुए दोनों को एक कबर्ड में पुराना टीवी, कैमरा और 1989 के कुछ टेप्स मिलते हैं और क्यूरियसनेस के चलते वो दोनों ये जानना चाहते थे कि आखिर इन टेप्स में क्या है। इसलिए वो टीवी को पावर देकर एक टेप प्ले करते हैं
असल में ये वही टेप होता है जो 25 साल पहले निको ने रिकॉर्ड किया था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब एक वीडियो देखने के बाद डेविड वो वाला टेप निकालता है ताकि दूसरा टेप प्ले कर सके, लेकिन तभी अचानक जोरदार बिजली कड़कती है और टीवी अपने आप चल पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टीवी में ना तो केबल कनेक्शन होता है और ना ही कैमरे में कोई टेप। अब डेविड इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उन्हें याद आता है कि थोड़ी देर में एटर और उसकी माँ उनके घर पर डिनर पर आने वाले होंगे, इसलिए ये सब इग्नोर करके ये लोग फिलहाल डिनर के लिए चले जाते हैं। अब डिनर पर डेविड उन्हें बताता है कि हमें आज स्टोर रूम में एक पुराना टीवी और कुछ टेप्स मिले हैं, जिसमें एक बच्चा गिटार बजाकर गाना रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जब मैं दूसरा टेप चेंज करने गया तो टीवी में अपने आप 25 साल पुरानी न्यूज चलने लगी। अब एटर बताता है कि टेप में जो लड़का असल में गिटार बजा रहा था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड निको था। वो बताता है कि उसने अपने पड़ोसी पीटो को अपनी पत्नी का खून करते देख लिया था। इस बीच वहाँ से भागते वक्त वो कार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। फिर वो कहता है कि अगली सुबह एक और अजीब घटना हुई थी, जिसमें मेरे स्कूल की घड़ी पर बिजली गिर गई थी, जिससे स्कूल की लाइन खराब हो गई और फिर स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहा। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि इन बातों को करते करते अचानक क्लारा के हाव भाव बदलने लग जाते हैं और फिर वो एटर को ये कहकर चुप कराने लगती है कि तुम्हारी बातों से बच्ची डर रही है, इसलिए ऐसी बातें नहीं करो। खैर, अब उनके जाने के बाद डेविड इंटरनेट पर सर्च करता है तो पता चलता है कि पीटो को उसकी करतूत के लिए उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन सजा के तीसरे महीने में ही उसने जेल में खुद को खत्म कर लिया था। इसके बाद जब सभी लोग सो जाते हैं तो अचानक वो टीवी फिर से अपने आप चलने लगती है और इसी बीच आसमान में लगातार बिजलियां चमक रही होती हैं। अब टीवी की आवाज सुनकर लिली जाग जाती है और बिना देरी किए उस ओर जाती है। फिर वो यहाँ देखती है कि टीवी में वही 25 साल पुरानी न्यूज चल रही है। अब इससे पहले कि वो टीवी को ऑफ करे, फिर से जोरदार बिजली चमकती है और अगले ही पल उसे निको टीवी में नजर आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो कैमरा सेट करता है और खाली टेप रिकॉर्ड करने के लिए लगाता है, वही रिकॉर्डर टेप जो इस वक्त लिली के हाथ में था। लेकिन इतने में निको की माँ आ जाती है और उसे जल्दी सोने को बोलकर ड्यूटी पर चली जाती है। फिर निको अचानक टीवी पर लिली को देखता है और उन दोनों को ऐसा लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को देख पा रहे हों। अब निको उससे पूछता है कि क्या आप मुझे देख सकती हैं? तो लिली हाँ कर देती है, लेकिन इस बात से अब दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। असल में लिली इस वक्त ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि असल में ये लड़का तो उसके लिए मर चुका था। फिर आखिर ये दोनों कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे थे? इसके बाद ठीक वैसा होता है जैसे डिनर के वक्त एटर ने लिली और उसकी फैमिली को बताया था, यानी निको के पड़ोसी पीटो और उसकी वाइफ आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद लिली समझ जाती है कि अगर निको बाहर गया तो मारा जाएगा और ये उसने नेट पर निको की डेथ के आर्टिकल में भी देखा था। इसलिए अब वो निको को बाहर जाने से रोकने लगती है और बताती है कि वो फ्यूचर से बोल रही है। फिर वो उसे यकीन दिलाने के लिए कहती है, कल सुबह तुम्हारे स्कूल की घड़ी पर बिजली गिरेगी, जिससे स्कूल बंद रहेगा। लेकिन निको को ये कोई ट्रिक लगती है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता और बाहर भाग जाता है। लेकिन इतने में समय का हेरफेर तो हो चुका था, यानी वो कार आती है और निकल भी जाती है और निको को कुछ नहीं होता। लेकिन अगली सुबह जब निको स्कूल जाता है तो देखता है कि फ्यूचर वाली लेडी सही बोल रही थी, यानी सच में स्कूल की घड़ी पर बिजली गिरी होती है, जिससे स्कूल की लाइट खराब हो जाती है और फिर मौसम और लाइट ठीक होने तक स्कूल एक हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया जाता है। वहीं प्रेजेंट में दूसरी तरफ जब लिली की आंखें खुलती हैं तो वो अपने उसी हॉस्पिटल की बेड पर होती है और तभी एक नर्स वहाँ आकर उसे ऑपरेशन थिएटर के लिए बुलाकर चली जाती है। फिर जब लिली वहाँ पहुँचती है तो वो उस बूढ़े मरीज को दोबारा देखकर हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो उस आदमी का ऑपरेशन कल हो चुका था। अब वो इसके बारे में वहाँ मौजूद एक डॉक्टर से पूछती है तो वो डॉक्टर बताता है कि इस आदमी का ऑपरेशन तो तुम करने वाली हो। लेकिन लिली सोचती है कि आखिर ये डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं तो नर्स हूँ, फिर मैं ये ऑपरेशन कैसे कर सकती हूँ। आगे वो ये भी नोटिस करती है कि बाकी सभी मौजूदा लोग भी उसे डॉक्टर लिली कहकर बुला रहे होते हैं, जिससे वो और कंफ्यूज हो जाती है। खैर, अब शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो ग्लोरिया को लेने स्कूल पहुंचती है तो उसे अपनी बेटी कहीं नहीं दिखती, जिसके बाद वो ग्लोरिया की सहेली ग्रेटा से जाकर मिलती है और उससे पूछती है कि ग्लोरिया कहाँ है। पर हैरानी की बात ये होती है कि ग्रेटा उसे पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं किसी ग्लोरिया को नहीं जानती। इससे अब लिली की घबराहट और बढ़ जाती है और फिर वो सीधे ग्रेटा की माँ यानी ग्लोरिया की टीचर मिरांडा के पास जाती है। लेकिन यहाँ भी ना तो मिरांडा ग्लोरिया को जानती थी और ना ही लिली को पहचानती थी। अब ये सब बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी लिली इन चीजों को छोड़कर सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो कहाँ होगी। तभी उसे अपने हस्बैंड डेविड का ख्याल आता है और वो सीधे उसके ऑफिस पहुंच जाती है और सारा माजरा बताती है।
लेकिन यहाँ भी डेविड के सर के ऊपर से उसकी सारी बातें निकल जाती हैं, क्योंकि वो ना तो लिली को अपनी वाइफ मानता है और ना ही ग्लोरिया को अपनी बेटी। हालांकि डेविड का कहना था कि वो उसको सिर्फ इसलिए पहचानता है क्योंकि पिछले महीने उसने ही उसकी सर्जरी की थी और उनका रिश्ता डॉक्टर और पेशेंट का था। इस तरह अब डॉक्टर लिली की ये हरकतें देखकर वो उसे वहाँ से जबरदस्ती निकाल देता है। इसके बाद लिली जो कुछ भी हो रहा है उसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ वो इंस्पेक्टर लेरा से मिलती है। अब लिली उसे सारा मामला समझाती है कि उसका पति उसे पहचान नहीं रहा, उसकी बेटी ग्लोरिया स्कूल से गायब है। स्कूल वालों का कहना है कि उनके स्कूल में ग्लोरिया नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। ऊपर से सब मुझे डॉक्टर डॉक्टर बुला रहे हैं, जबकि मैं एक नर्स हूँ। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर लेरा पूछती है कि आपके साथ ये सब कब से हो रहा है। तो लिली बताती है कि बात कल रात की है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने पड़ोसी एटर को डिनर पर बुलाया था और उसके जरिए हमें पता चला कि हमारे नए घर में निको नाम का लड़का रहता था, जिसकी 25 साल पहले एक एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। लेकिन उसी रात जब मैंने वो टीवी चलाया तो उसके अंदर मुझे निको दिखा, जो उसी रात अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जिस रात वो मरने वाला था। फिर आगे वो बताती है कि वो उसे रोकती है कि अगर वो बाहर गया तो मर जाएगा, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, जिसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता और तब से चीजें अजीब सी होती चली गईं। इसके बाद जब इंस्पेक्टर लेरा लिली के बारे में पूछता है तो लिली उसे अपने घर का पता बताती है, लेकिन छानबीन से उसे पता चलता है कि लिली असल में झूठ बोल रही है, क्योंकि जिस जगह को लिली अपना घर बता रही थी वहाँ तो कोई और ही रह रहा होता है। और यही नहीं, डेविड और लिली की शादी भी कभी नहीं हुई थी और ऊपर से जिस बेटी ग्लोरिया की वो बात कर रही थी उसका जन्म प्रमाण पत्र भी इंस्पेक्टर को कहीं नहीं मिलता। यानी उसे लगने लगता है कि लिली की कहानी पूरी मनगढ़ंत है। इसके बाद लेरा कहता है कि शायद तुम्हें कोई सदमा लगा है या फिर तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो। खैर जो भी हो, तुम्हें फौरन किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। हालांकि लिली का दिमाग खराब हो चुका होता है और उसे समझ में नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद पास्ट में हम निको को देखते हैं, जो लिली का स्केच बना रहा होता है, क्योंकि उसने टीवी में उसका चेहरा देखा था और तभी टीवी अपने आप ऑन हो जाती है। जिसके बाद वो फ्यूचर में फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात नहीं बनती। साथ ही हम देखते हैं कि उसका पड़ोसी प्रीटो असल में पासपोर्ट वगैरह बनवाकर कहीं जाने की फिराक में होता है और फिर कुछ देर बाद वो कार लेकर अपने बूचड़ खाने में पहुंचता है। वहीं निको ने रात को उन्हें लड़ते हुए देखा था, इसलिए उसके मन में कुछ डाउट होते हैं, जिन्हें क्लियर करने वो हिल्डा आंटी के पास जाता है। अब वो वहाँ जाकर डोरबेल बजाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद वो कांच तोड़कर घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रीटो मांस काटने वाली मशीन और कुछ ग्लव्स लेकर बूचड़ खाने से निकल चुका होता है और घर पहुंचने वाला होता है। लेकिन तब तक निको उनके बेडरूम में आ जाता है, जहां वो देखता है कि हिल्डा आंटी मर चुकी हैं। तभी वो ये भी नोटिस करता है कि उसने कुछ देर पहले प्रीटो अंकल को अपनी खिड़की से पासपोर्ट की बात करते हुए और उसे ड्रॉअर में रखते हुए देखा था। इसके बाद वो उस ड्रॉअर को चेक करता है तो वहाँ उसे एक पासपोर्ट मिलता है जिस पर हिल्डा आंटी का नाम और फोटो होता है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उस फोटो में हिल्डा नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड एटर की माँ होती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये पासपोर्ट जाली है और जरूर एटर की माँ और प्रीटो अंकल के बीच में कुछ चल रहा है। खैर, अब इससे पहले कि निको कुछ समझ पाता, उसे प्रीटो के पैरों की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद निको जल्दी जल्दी सब समेटकर बेड के नीचे छुप जाता है। फिर वो देखता है कि प्रीटो असल में 2 बैग्स लिए बेडरूम में दाखिल होता है और धीमी आवाज पर एक पुराना गाना प्ले करता है। जिसके बाद वो प्लास्टिक बिछाता है और मशीन चालू करके हिल्डा की लाश के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। अब अपने सामने इतना सब कुछ होते हुए देखकर निको के होश उड़ जाते हैं। हालांकि ये सब देखना एक टीनेज लड़के होने के लिहाज से वैसे भी बहुत खतरनाक था। खैर, अब डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और तभी बेड के नीचे उसे एक घड़ी मिलती है जिसके पीछे CM लिखा होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में आसमान में बादल और बिजली गरजने लगते हैं और फिर इंस्पेक्टर लेरा के कहने पर पूरा दिन चेकअप करने के बाद लिली भागकर अपने घर पहुंचती है ताकि ये देख सके कि अब वहाँ कौन रह रहा है। अब यहाँ वो पीछे वाले दरवाजे पर जाती है तो देखती है कि किसी ने लॉक तोड़ा हुआ है। इसके बाद वो फौरन अंदर दाखिल होती है और डेस्कटॉप पर निको के बारे में सर्च करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो सामने एक लेडी गोल्फ स्टिक लेकर उसको डराते हुए पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो। तो लिली हैरान होकर कहती है कि ये तो मेरा घर है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर, अब इसी बीच उसकी नजर वॉल पर लगे फोटो फ्रेम पर पड़ती है और ये वही फोटो होता है
जो पिछले टाइमलाइन में डेविड को लाइब्रेरी की किताबें छोड़ते वक्त मिला था। यानी पिछली टाइमलाइन में डेविड का जिस औरत से ब्रेकअप हो गया था वो इस टाइमलाइन में डेविड की बीवी होती है। खैर, अब इतने में डेविड ऑफिस से आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों पति पत्नी लिली के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि एक पागल औरत उनके घर में घुस आई है। अब लिली यहाँ डेविड को याद दिलाने की कोशिश करती है कि उनकी शादी हुई है और उनकी एक बेटी भी है जो अभी गायब है। लेकिन ये सुनकर उल्टा डेविड की वाइफ उस पर टूट पड़ती है कि आखिर वो ये सब क्या बोल रही है, और तभी घर की लाइट चली जाती है और लिली वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी हैरान होते हैं कि वो अचानक गायब कैसे हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि असल में लिली मौका पाकर बाहर निकल चुकी होती है। फिर बाहर उसे एटर की माँ और प्रीटो एक साथ दिखते हैं, जबकि पिछली रात लिली ने आर्टिकल में पढ़ा था कि प्रीटो को अपनी पत्नी के मारने के लिए उम्र कैद हुई थी और उसने जेल में खुद को खत्म कर लिया था। लेकिन वो अभी भी इस टाइमलाइन में जिंदा है, जिसे देखकर लिली का दिमाग घूम जाता है और वो सोचती है कि शायद जिस तरह डेविड की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो गई, वैसे ही इस टाइमलाइन में प्रीटो की शादी एटर की माँ से हो गई होगी। यानी एटर इस टाइमलाइन में इन दोनों का बेटा होगा, या फिर हो सकता है कि जैसे उसकी बेटी इस टाइमलाइन में पैदा ही नहीं हुई, ठीक वैसे ही वो भी पैदा ना हुआ हो। अब सीन यहाँ से दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ प्रीटो अपनी पत्नी की लाश को सूटकेस में भरने के बाद घर से निकलने वाला होता है। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि एक अनजान लेडी प्रीटो के घर के बाहर से उसे फोन करके बताती है कि उसकी घड़ी असल में प्रीटो के बेड के नीचे गिर गई है। इसके बाद जब प्रीटो चेक करता है तो घड़ी वहाँ से गायब होती है, जो शायद निको ने वहाँ से उठा ली होगी। पर प्रीटो सोचता है कि घड़ी इधर उधर हो गई होगी, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं हम देखते हैं कि जिस लेडी ने वो कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि एटर की माँ होती है। यानी पास्ट में दोनों के बीच शायद अफेयर चल रहा होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ एटर अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा होता है और तभी वो अपनी कार में एक अनजान लेडी को देखकर घबराकर गाड़ी रोक लेता है। इसके बाद वो बाहर निकलकर गुस्से में उससे पूछता है कि कौन हो तुम और मेरी कार में क्या कर रही हो। तो लिली एक ही सांस में उसके खानदान के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद एटर पूछता है कि तुम मुझे और मेरे परिवार को कैसे जानती हो। इसके बाद लिली उसे बताती है कि 2001 की बात है, हम दोनों एक ही ट्रेन से ड्यूटी पर जाया करते थे, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। फिर एक दिन तुमने मुझे डेविड नाम के लड़के से मिलवाया और फिर डेविड और मैंने आगे चलकर शादी भी कर ली। लेकिन लिली को यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि आखिर इस टाइमलाइन में एटर के साथ उसका कनेक्शन कैसे टूटा। तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में इस टाइमलाइन में वो एटर से नहीं मिली। वो दोनों ट्रेन से अपनी ड्यूटी पर जाते तो थे, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की, जिसके चलते ना तो उनकी दोस्ती हुई और ना ही लिली को एटर के जरिए डेविड मिला। और अब लिली समझ जाती है कि शायद यही वजह होगी कि अर्शुला ने डेविड से शादी कर ली। अर्शुला यानी डेविड की इस टाइमलाइन की बीवी और पिछली टाइमलाइन की गर्लफ्रेंड। हालांकि प्रेजेंट में एटर को उसकी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से उठकर चल देता है। इसके बाद लिली को कुछ याद आता है और वो उसके दोस्त निको के बारे में पूछती है कि अब वो कहाँ है। इस बीच वो उसकी सारी बातें भी बताती है कि कैसे प्रीटो ने अपनी वाइफ को मारा और इसके चलते निको भी मर गया था। तो ये सुनकर एटर उससे कहता है कि तुम शायद पागल औरत हो। असल में हिल्डा आंटी अपने हस्बैंड प्रीटो अंकल को छोड़कर कहीं चली गई थी, जिसके बाद प्रीटो अंकल ने मेरी माँ से शादी कर ली और आज वो साथ में रहते हैं और 20 साल से दोनों साथ हैं। और रही बात प्रीटो अंकल की, तो वो एक मक्खी तक नहीं मार सकते। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने बचपन के दोस्त निको के बारे में भी कुछ नहीं बताता। लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद टीवी पर चल रहे पॉडकास्ट पर पड़ती है, जिसमें हमें कैरन सॉर्ड नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। असल में ये वो लेडी होती है जिसने 20 साल पहले अपनी किताब में बता दिया था कि 1989 में जैसा तूफान आया था और बर्लिन की दीवारें गिरी थी, वैसी ही तबाही भविष्य में भी होगी। और उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक तूफान में बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी। टीवी में कैरन का इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसमें वो बताती है कि उनके पास एक औरत आई थी जिसके बेटे ने टीवी के जरिए भविष्य को देखा था और भविष्य की एक लड़की से बात की थी। कैरन बताती है कि मुझे तो लगा था कि ये उस बच्चे का मति भ्रम है, लेकिन फिर बाद में मैंने मेराज नाम की एक किताब लिख दी, पर इत्तेफाकन आज 25 साल बाद उस लड़के की हर बात सच हो रही है। तो ये सुनकर लिली समझ जाती है कि कैरल असल में निको और उसकी बात कर रही है, यानी उस वक्त निको की माँ कैरन से मिली थी। इतने में इंस्पेक्टर लेरा डेविड की कंप्लेंट पर लिली को पकड़ने आ पहुंचता है, पर अब लिली उसे बताती है कि कैरन सॉर्ड जिस भविष्य की लड़की की बात कर रही है और अपनी बुक में जिसके बारे में उसने लिखा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। पर इस बार पता नहीं क्यों इंस्पेक्टर लेरा को उसकी बातों पर थोड़ा यकीन
यकीन होने लगता है। जिसके बाद ये दोनों प्रोफेसर कैरन सॉर्ड से मिलने पहुंचते हैं। वहाँ लिली उसे बताती है कि आपकी बुक में जिस भविष्य की लड़की का जिक्र है वो मैं हूँ, लेकिन मुझे अब निको से मिलना है और शायद आपको पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि निको की माँ आपसे मिलने आई थी। तो कैरन बताती है कि वो अपनी बुक लिखने से पहले कई बार निको की माँ से मिली थी, लेकिन वो उससे अक्सर बाहर मिलती थी, इसलिए उसे निको का एड्रेस नहीं पता। पर आखिर में लिली की सारी बातें सुनकर वो कहती है कि अगर पास्ट से वापस कनेक्शन जोड़ना हो तो उसी तरह का मौसम, वही टीवी कैमरा और वही पावर सप्लाई चाहिए, लेकिन अगर तूफान बीच में थम गया तो कनेक्शन वापस से कट जाएगा और अब उन 72 घंटों में से सिर्फ 20 घंटे बचे हैं, तो तुम्हें जो भी करना है वो इन्हीं 20 घंटों में करना होगा। इसके बाद लिली इंस्पेक्टर लेरा से मदद मांगती है कि किसी तरह डेविड को मनाकर वो टीवी और कैमरा और उसी पावर कनेक्शन के साथ जुगाड़ करा दे, लेकिन लेरा कहता है कि इसके लिए वारंट चाहिए क्योंकि डेविड इसके लिए नहीं मानेगा और जज इस टाइम ट्रेवल वाली कहानी पर वारंट नहीं देंगे, यानी इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए। खैर, तभी लिली को याद आता है कि प्रीटो ने पिछली टाइमलाइन में कबूल किया था कि वो अपनी पत्नी हिल्डा को मारकर अपने बूचड़ खाने में दफनाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो पकड़ा गया। तो लिली समझ जाती है कि हो सकता है इस टाइमलाइन में प्रीटो ने अपनी वाइफ हिल्डा को मारकर अपने बूचड़ खाने में दफन कर दिया होगा। तो अब लिली के कहने पर इंस्पेक्टर लेरा बूचड़ खाने में खोज करवाता है, जिसमें खोजी कुत्ते उस सूटकेस को ढूंढ निकालते हैं जिसमें हिल्डा की लाश थी। लेकिन यहाँ लेरा को यह समझ में नहीं आता कि अगर लिली ने अतीत बदल दिया और दूसरी टाइमलाइन में आ गई तो उसे अतीत की बातें याद कैसे हैं? पर लिली के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। उल्टा वो कहती है कि मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अब लाश मिलने के बाद जज इंस्पेक्टर लेरा को बुलाता है क्योंकि वो लाश को डीएनए टेस्ट के लिए भेजना चाहते थे ताकि पता चले कि ये हिल्डा की लाश है या नहीं। लेकिन अब इस सब से लिली भी शक के दायरे में आ जाती है क्योंकि उसे लाश के बारे में कैसे पता, ये सवाल उठने लगता है, जिस वजह से उसे गिरफ्तार करने को कह दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लेरा लिली को गिरफ्तार करके वहाँ से जा रहा होता है तभी अचानक वो अपनी कार रोकता है और सभी यूनिट्स को खबर करता है कि लिली रॉय भाग गई। हालांकि लिली को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि लेरा को कुछ तो ऐसा पता है जो उसे बता नहीं रहा। इसके बाद इंस्पेक्टर लेरा लिली को एक पता लिख कर देता है और कहता है कि मैं इससे ज्यादा तुम्हारी कोई मदद और नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अब लिली फौरन उस पते पर एक होटल के कमरे तक पहुंचती है। फिर यहाँ वो अपने सामने अपने साथ काम करने वाली नर्स मोनिका को देखती है और उसे बताती है कि मैं निको को ढूंढ रही हूँ और इसी बीच मुझे इस होटल का पता और रूम नंबर दिया गया है, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ? तो मोनिका उसे अंदर आने से मना करती है क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी का सवाल होता है। वो कहती है कि डॉक्टर लिली, आप किस निको की बात कर रही हो? कौन लड़का? मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको अपने रूम में नहीं आने दे सकती। तभी लिली को शक होता है कि मोनिका उस कमरे में अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ कोई है। फिर जब मोनिका उसे अंदर आने से रोकती है तो लिली जबरदस्ती रूम के अंदर चली जाती है जहां वो अपने सामने डेविड को देखती है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ उसे पता चलता है कि असल में इस टाइमलाइन में जब लिली ने डेविड का ऑपरेशन किया था तब डेविड की मुलाकात नर्स मोनिका से हुई थी और दोनों का अफेयर हो गया था, जिसके चलते ये लोग अब चुपके से मिलने लगे थे। अब लिली डेविड को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उसे निको तक नहीं पहुंचाया तो वो उसकी काली करतूत उसकी पत्नी अर्शुला को बता देगी। अब डेविड बैंक में काम करता था, वहीं दूसरी तरफ हिल्डा मर्डर केस में प्रीटो, उनकी पत्नी क्लारा और क्लारा के भाई को पकड़ लिया जाता है, जबकि क्लारा का बेटा एटर काम से किसी दूसरे शहर गया होता है और उसे इस बारे में नहीं पता होता। इसके बाद पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू होती है तो पुलिस को पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें 1989 के पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उनके पड़ोसी निको ने 11 नवंबर को प्रीटो पर उनकी पत्नी के मर्डर का आरोप लगाया था, लेकिन उस वक्त दिक्कत ये थी कि वो इसे टाइम ट्रेवल से जोड़ रहा था और बार बार कह रहा था कि ये सब उस फ्यूचर की एक औरत ने बताया है, जिस वजह से किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया और इसके बाद प्रीटो अपनी चाल में कामयाब हो गया। लेकिन इतने साल बाद निको की सारी बातें सच हो रही हैं और अब यही चीज पुलिस को भी हैरान कर रही है, जिसके चलते अब वो प्रीटो से इस बारे में पूछने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि असल में निको ने रिपोर्ट में लिखवाया था कि 9 नवंबर को हिल्डा अपने किसी दोस्त से मिलने जाने वाली थी, लेकिन शायद बर्लिन की दीवार गिरने और मौसम को देखकर वो लौट आई थी। उसके बाद प्रीटो ने उसका खून कर दिया, लेकिन प्रीटो पुलिस से ये बात छुपा रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है कि असल में
उस रात क्या हुआ था। दरअसल उस दिन हिल्डा के जाने के बाद प्रीटो ने अपनी प्रेमिका क्लारा को कॉल किया था, जिसके बाद वो दोनों घर पर मिलते हैं और यही वक्त था जब क्लारा के हाथ से वो घड़ी बेड के नीचे गिर गई थी। अब उस दिन प्रीटो उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्दी ही हिल्डा को सब बताकर डिवोर्स ले लेगा, जिसके बाद उन्हें छुप छुप कर मिलना नहीं पड़ेगा। लेकिन हिल्डा उस दिन वापस लौट आती है क्योंकि उसे क्लारा और प्रीटो के अफेयर का अंदाजा हो गया था, इसलिए वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। अब दोनों के हंसने की आवाजें सुनकर उसका शक पक्का हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में चाकू लेकर बेडरूम में जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद वो प्रीटो को मारने की कोशिश करती है, जबकि वो दोनों उसे काबू कर लेते हैं और उससे चाकू छीन लेते हैं। लेकिन तभी इस छीना झपटी में हिल्डा को चाकू लग जाता है, जिसके बाद वो ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि प्रेजेंट में प्रीटो अभी ये बात बताने को तैयार नहीं होता और बार बार कहता है कि उसे वकील चाहिए, तभी वो कुछ बोलेगा। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर लेरा उसे वो सबूत दिखाता है जो निको ने पुलिस को उस वक्त दिया था, यानी वो घड़ी जिस पर सीएम लिखा था। इसके बाद जब क्लारा की घड़ी चेक की जाती है तो साबित हो जाता है कि कत्ल की रात वो भी वहाँ मौजूद थी, क्योंकि सीएम का मतलब क्लारा मेडिना था, जो उसका पूरा नाम था, और उन दोनों ने मिलकर ही हिल्डा को मारा था। जिसके बाद आसपास में शक ना हो तो प्रीटो ने क्लारा को हिल्डा के नाम का जाली पासपोर्ट बनाकर कुछ दिन के लिए जर्मनी भेज दिया था, जिससे कि रिकॉर्ड में ये आ गया कि हिल्डा अपने बॉयफ्रेंड के साथ जर्मनी चली गई। यहाँ हम भी देखते हैं कि पुलिस ने पास्ट में निको की भविष्य वाली कहानी को मनगढ़ंत करार दिया था और ऊपर से उस घड़ी चोरी करने का इल्जाम भी लगा दिया था, क्योंकि पुलिस के हिसाब से हिल्डा जर्मनी चली गई थी। लेकिन फिर हम ये भी देखते हैं कि पास्ट में प्रीटो ने निको की वो घड़ी चुराने वाली शिकायत वापस ले ली थी, जिसके बाद घड़ी वापस लेकर प्रीटो ने क्लारा को दे दी और फिर निको और उसकी माँ वहाँ से कहीं दूर चले गए। अब निको सच बोल रहा था या झूठ, ये तो प्रेजेंट में लाश का डीएनए रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड बैंक के डेटा से निको की आइडेंटिटी और एड्रेस निकाल लेता है और यहाँ लिली ये देखकर दंग रह जाती है कि इंस्पेक्टर लेरा कोई और नहीं बल्कि निको है, जिसका पूरा नाम निको लेरा डिसूजा है। जी हाँ, वही निको जिसे इस घटना की वजह से सब पागल समझते थे। अब सीन यहाँ से पास्ट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने जिद पकड़ ली थी कि वो भविष्य वाली लड़की से वापस संपर्क करके ये साबित करेगा कि वो पागल नहीं है। इस बीच उसकी माँ ने उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर हर जगह दिखाया था और फिर हार कर निको ने ये मान लिया था कि उसने झूठी कहानी बनाई थी। हालांकि सबकी नजर में उसने हार मान ली थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस भविष्य वाली लड़की को ढूंढता रहता था, क्योंकि उसके पास अभी भी एक क्लू था जिसे लेकर वो चुपके से हर रोज वॉल्पिनेडा स्टेशन जाता था। और फिर एक दिन वो होता है जिसका उसको बरसों से इंतजार था, यानी वही उसकी भविष्य वाली लड़की उसके सामने होती है और वो भी उसकी हमउम्र यानी कि लिली। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ डेविड लिली को निको के घर पहुँचा देता है और हिसाब किताब बराबर करके चल देता है। इसके बाद लिली उस रूम में दाखिल होती है जहाँ निको की माँ पहले से उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल निको ने ही अपनी माँ को यहाँ भेजा था ताकि वो लिली की पास्ट लाइफ याद दिला सके, और निको ने ही जानबूझकर उसे डेविड का एड्रेस दिया था ताकि लिली उसे ब्लैकमेल करके निको के घर तक पहुँच जाए, क्योंकि लेरा अगर उसे इस बारे में बताता कि वो निको है तो शायद वो उसकी बात नहीं मानती। अब यहाँ पहुँचकर लिली जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने वॉल पर टंगे फोटोज इस बात का सबूत होते हैं कि निको और लिली इस टाइमलाइन में रिलेशनशिप में हैं। अब निको की माँ उसे बताती है कि कुछ दिन पहले अचानक तुम अपनी प्रेजेंट लाइफ को पूरी तरह से भूल चुकी थी, और फिर लेरा यानी निको के पास जाकर उसको वो सब बता रही थी जो उसने बचपन में भविष्य वाली लेडी से सुना था। मैं भी इसी चीज से हैरान थी और वो भी, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया और यहाँ तक का रास्ता दिखाया ताकि पहले वो प्रीटो को पकड़वा सके, क्योंकि बचपन में किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पर अब मुझे यकीन हो चुका है कि वो जो कह रहा था वो सब कुछ सच था। खैर, अब थोड़ी देर बाद निको वहाँ आता है और लिली से मिलता है। इसके बाद वो उसे सब याद दिलाता है और कन्विंस करने की कोशिश करता है कि दोनों प्रेजेंट लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर 2 दिन पहले वो अचानक सब भूल गई। वो कहता है कि पास्ट में क्या रखा है जब हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट है और हम इस लाइफ में इतने खुश हैं। इसी बीच निको के साथ बिताए पल लिली को भी याद आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो डेविड और अपनी बेटी को चुनती है और इसके लिए वो दोबारा 1989 में जाना चाहती है, जिसके लिए उसे वो टीवी और कैमरा चाहिए होगा। अब निको को पहले से अंदाजा था कि वो पास्ट में जाने के लिए उस टीवी और कैमरे को ढूंढेगी, इसलिए निको बताता है कि उसने उसे डेविड के घर जाकर चुरा लिया था और फिर तोड़ दिया। यही वजह थी कि जब लिली डेविड के घर गई थी
तो उसे पीछे के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ मिला था। लेकिन लिली को अब भी यकीन था कि निको झूठ बोल रहा है और उसने वो टीवी और कैमरा जरूर कहीं संभाल कर रखा होगा। फिर अगले ही पल वो कहती है कि पिछली बार मैंने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें पता है कि क्या करना है। और इतना कहते ही वो उस बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब निको को अंदाजा नहीं था कि वो उसे इस तरह से छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद निको फौरन स्टोर रूम में भागता है जहाँ उसने टीवी छुपा कर रखी थी। यहाँ वो नोटिस करता है कि अभी तूफान थमने में 1 घंटा 44 मिनट बाकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पास वाला निको भविष्य की उस लड़की से अपने सवालों के जवाब जानने बैठा होता है और तब तक फ्यूचर वाला निको टीवी कैमरा सेट करके उससे संपर्क कर लेता है। फिर वो उसे बताता है कि हम दोनों एक ही हैं, ये सिर्फ अलग अलग टाइमलाइंस हैं। इस बीच निको उससे पूछता है कि वो भविष्य वाली लड़की कहाँ है, तो फ्यूचर वाला निको उसे बताता है कि वो मर गई, लेकिन हमें उसे बचाना होगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि जो मैं बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना। अब हालांकि वो उससे क्या कहता है ये हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता। फिर सीन प्रेजेंट में अगली सुबह शिफ्ट होता है जहाँ मौसम एकदम से सही हो जाता है और लिली जब नींद से जागती है तो डेविड उसके पास होता है और उसकी बेटी भी अपने कमरे में सो रही होती है। यानी लिली अपनी पुरानी टाइमलाइन में लौट आती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दरअसल ये टाइमलाइन पुरानी नहीं है, बल्कि ये टाइमलाइन पूरी तरह से अलग है। यानी निको ने बचपन में जो किया उससे 2 टाइमलाइंस बनी, जिसमें से एक में डेविड और लिली साथ में थे और एक में निको और लिली साथ में थे। लेकिन जब ये तूफान आया तो अचानक निको की टाइमलाइन वाली लिली अपना प्रेजेंट भूल गई और उसके अंदर दूसरी टाइमलाइन वाली लिली की मेमोरीज रन करने लगी। और शायद ये सब तब हुआ जब डेविड के टाइमलाइन वाली लिली सो रही थी, जिसके चलते उसकी कॉन्शियसनेस इस टाइमलाइन वाली लिली के अंदर आ पाई। यही वजह थी कि इस टाइमलाइन में जब लिली की नींद खुली तो सब ठीक था। खैर, अब वो देखती है कि प्रीटो और क्लारा अब भी आजाद घूम रहे होते हैं, जिस वजह से लिली वही करती है जो उसे पता था। वो फौरन प्रीटो के बूचड़ खाने जाती है जहाँ प्रीटो ने अपनी पत्नी हिल्डा को दफनाया था और फिर लाश मिलते ही वो सब कुछ पुलिस को बता देती है। इसके बाद शाम को जब इंस्पेक्टर लेरा वहाँ पहुँचता है तो लिली को तो सब याद होता है, लेकिन लेरा यानी निको अपने भविष्य की लाइफ और लिली के साथ बिताए पल सब कुछ भूल चुका होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस मूवी से जुड़ी थ्योरीज के लिए आप कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।